आप में से कल कितने लोग थे? 4-5 लोग थे, बाकी कल आपके साथी लोग थे वो नहीं आए आज। हाँ, वो लेट आएंगे। कॉलेज वाला लाइफ चल रहा है अभी। तो थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा, इतना बोल्ड हो जाओ कि अपने राइट्स को पहचान जाओ। राइट्स में क्या है, आपने फीस दी है, आपको जो नहीं आता वो आपका हक है कि आप उनसे डिस्कस करें जो आपको टीचर पढ़ाने आ रहा है। तो जो भी कम्युनिकेशन होना चाहिए वो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। सिंगल एक साइड से नहीं होना चाहिए कि मैं आऊँ यहाँ पे लेक्चर दूँ और चला जाऊँ। ये तो कॉलेज में भी हो रहा था। अरे हाँ या ना, वहाँ आपका काम था डिग्री लेना, वो ले चुके हो आप। अब आप रजिस्टर्ड नर्स हो जाओगे, कुछ दिन में रजिस्ट्रेशन भी आ जाएगा आपका, देन आप रजिस्टर्ड नर्स कहलाएंगे। लेकिन अब अपना यहाँ बैठने का जो मोटिव है वो रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है या डिग्री लेना। इससे कुछ नहीं मिलेगा। 6 महीने बाद आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा कि आपने कोचिंग कर लिया है साहब, ये आपने फीस दी थी, इसका एक सर्टिफिकेट ले जाइए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर यहाँ बैठे हैं, उसका क्या एडवांटेज है? यहाँ बैठने का सिर्फ एक एडवांटेज है कि जो आप एक महीने में 10,000 रुपये कमाने वाले बनोगे आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, उसको आप 1 लाख तक ले जा सकते हो। तो यहाँ बेसिकली जो चेंज आने वाला है वो अपनी ज़िंदगी में चेंज आने वाला है। यहाँ से हमें कोई डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला, कोचिंग से कुछ नहीं मिलेगा आपको। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, देन यू आर फ्री। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद आपके पास एक चीज़ होगी, नॉलेज। और उस नॉलेज के दम पे आप क्या ले सकते हैं? सिलेक्शन ले सकते हैं। और अपना सिलेक्शन का मेन पर्पस क्या है? दो चीज़ों में इंक्रीमेंट करना। एक आपकी वैल्यू, जो सोसाइटी समाज में आपकी आज वैल्यू है, उसको कैसे इंप्रूव करोगे जब आप सरकारी नौकर बन जाओगे। अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गांव में देखते हैं ना अपन, सभी गांव से है ना, सभी गांव से हैं। तो वो वैल्यू एक अपने को बनानी है। और दूसरा, अपन नर्सिंग में जितने भी बच्चे होते हैं वो सब मिडिल क्लास से होते हैं। मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास। आजकल मिडिल को भी दो भागों में बांट दिया है, एक अपर मिडिल और एक लोअर। तो अपन लोअर से आते हैं। अपर वाले तो एमबीबीएस कर लेते हैं, पैसा दे के कर लेंगे, रसिया जाके कर लेंगे, कजाकिस्तान से कर लेंगे, कहीं ना कहीं से एमबीबीएस में पहुंच जाते हैं वो 12th के बाद। लेकिन नर्सिंग में कौन आता है? जो लोअर मिडिल होते हैं, जिसके घर वाले जवाब दे देते हैं कि साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहीं नहीं बेच सकता बच्चे को, तो फिर नर्सिंग करवा दो। अब नर्सिंग करवा दी मतलब अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा फैमिली की नहीं है। अब नहीं है तो फिर अपना फर्ज बनता है कि अब उसको अपन इम्प्रूव करें। और इम्प्रूव करने का तरीका क्या है कि जितने भी आप कॉलेजेस में देखिए, प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, बेसिक जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा वो 10,000 होगा, या हो सकता है इससे भी कम मिले। छोटा सेटअप अगर ढूंढोगे तो उसमें इससे भी कम मिलेगा आपको। एक अच्छा हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें जब 5 से 6 साल आप काम करेंगे तब जाके वो 20,000 तक आसपास पहुँचेगा। जबकि गवर्नमेंट जॉब का बेनिफिट क्या है? आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसी दिन आपकी फर्स्ट सैलरी होगी वो लगभग 1 लाख रुपए होगी। दैट मीन्स आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो लगभग 70,000 क्रेडिट होता है। आप कहते हैं ना LIC करवा रखी है, अरे बोलते हो ना कि एक LIC करवा रखी है, बाद में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो निकलवा लेंगे। ऐसे एक गवर्नमेंट आपकी LIC कर देती है जिसमें हर महीने आपका पैसा जमा होता है। तो कुछ पैसा वहाँ भी जाता है, लगभग हर महीने आपका 15,000 रुपये के आसपास जमा होगा। तो 15,000 की तो गांव में कोई LIC भी नहीं रखता होगा हर महीने की। तो दो बेनिफिट अपने को मिलते हैं। तो यहाँ से जब निकलें तो आपको निकलना है नॉलेज लेके, और नॉलेज लेने के लिए आपको थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी अपन पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, शर्माना नहीं है कि यार मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि नहीं पूछूं, पड़ोसी क्या सोचेगा। पड़ोसी भी को भी यही संदेह है, उसके भी दिमाग में यही चल रहा है कि मैं पूछूं कि नहीं पूछूं। तो पड़ोसियों के बारे में नहीं सोचना है, अपने बारे में सोचना है कि मुझे नहीं आता, दैट मीन्स मुझे पूछना है, मुझे आना चाहिए। क्लियर है क्या बात? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा दे देता हूं। मैं अजय सर, और मैं आपके साथ डील करूंगा पीडियाट्रिक्स। अपना जो सब्जेक्ट होगा वो क्या रहेगा? पीडियाट्रिक्स। आप सभी पढ़ के आए हैं, और अच्छे से इसको कहें तो अपन कहते हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग। अपने लिए क्या है ये? पीडियाट्रिक नर्सिंग। और इसी को प्यार से आप एक और नाम से जानते थे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है। इसी को हम एक और नाम से जानते थे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग।
सभी पढ़ के आए हैं आप लोग? ये मेरा सब्जेक्ट है। लास्ट 2016 से मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूस कोचिंग में। 2015 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज में मात्र 1 महीने तक मैंने पढ़ाया और उसके बाद मैं कोचिंग ज्वाइन कर लिया। 16 से मैं कोचिंग में कंटिन्यूसली पढ़ा रहा हूँ और पीडियाट्रिक्स ही पढ़ा रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबसे बढ़िया पीडियाट्रिक्स मैं ही पढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं कभी कोई क्वेश्चन अपने पढ़ाए हुए में से बाहर नहीं गया। इतना ज़रूर कहूँगा कि एक सिंगल क्वेश्चन अभी प्री हुआ था नॉर्सेट 10 का, 2 क्लास से ली थी मैंने यूट्यूब पे आके मैराथन, और सारे के सारे क्वेश्चन उन 2 क्लासों से। जस्ट एक दिन पहले मैंने क्लास ली थी, आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, ओपनली पड़ी होती है, यूट्यूब पे कुछ छुपाने का नहीं है। तो अपना यूट्यूब चैनल है Z2F का, उस पर जस्ट एक दिन पहले मैंने क्लास ली थी और उस पर चीख चीख के बोल के गया था कि ये क्वेश्चन डायरिया वाला पढ़ के जाना, इसमें से डेफिनेटली नॉर्सेट क्वेश्चन पूछेगा। तो 2 क्वेश्चन मिले थे डायरिया से, दोनों फ्लूइड मैनेजमेंट के थे। एक रिफ्लक्स का क्वेश्चन मिल गया था, एबनॉर्मलिटी पूछी थी। तो सारे के सारे क्वेश्चन, एक मेगाकोलोन का क्वेश्चन था वो भी मैं करवा के गया था पहले ही दिन। तो सारे के सारे क्वेश्चन मतलब अपने पढ़ाए हुए में से आते हैं, इतना मुझे पता है। क्योंकि अपना जब देखोगे ना आप कंटेंट, मैं बताऊंगा तो आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार फेंक रहा है। जो बच्चे पढ़ चुके मेरे से उनसे आप बात कर लेना कि सर क्या पढ़ाते हैं और बाकी अदर में क्या पढ़ा रहे हैं, तो उससे आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा। क्योंकि आपका साथी आपके साथ झूठ नहीं बोलेगा। मैं झूठ बोल सकता हूँ यहाँ के, क्योंकि मैं मेरी पढ़ाई करना मुझे बहुत आसान है, लेकिन आपके जो लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वो पढ़ाई नहीं करेंगे। अगर उनको अच्छा नहीं पढ़ाया दैट मीन्स वो किसी की पढ़ाई नहीं करने वाले। उनको अच्छा लगा तो फिर वो पढ़ाई करेंगे। क्लियर है क्या? चलो, पीडियाट्रिक नर्सिंग या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, सिंपल। सबसे पहले आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका मीनिंग क्या है। आप सभी पढ़ के आए हैं तो मुझे इतना सा बताएं, एक वर्ड आता है पीडियाट्रिक्स, ये कौन सा वर्ड है, कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग क्या होता है। 2 बातें जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला कि जो पीडियाट्रिक्स वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, और दूसरा ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। आने दो, पीडियाट्रिक्स से क्या समझते हैं आप, क्या होगा इस पीडियाट्रिक्स सब्जेक्ट में। जैसे अपन बात करते हैं ना अनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, अनाटोमी में अपन बात करते हैं कि साहब हमारी बॉडी बनी कैसे है, किस किस चीज़ से मिलकर बनी है। उन सब चीज़ों का जो स्टडी किया जाता है वो किस में किया जाता है, एनाटोमी में। फिर उसमें हम पढ़ते हैं कि साहब सबसे पहले सेल होगी, सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, देन डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। अरे पढ़ते हो ना, दैट इज़ द एनाटोमी। ऐसे ही आप एक पढ़ते तो फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में क्या था कि साहब सेल है वो बनी किससे है, ये तो उसकी एनाटोमी हो गई, लेकिन सेल काम क्या कर रही है, सेल काम क्या कर रही है, उसके फंक्शन क्या है, वो क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी। उसको अपन किस नाम से जानते थे, फिजियोलॉजी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि साहब मुझे इसका भी तो मतलब पता होना चाहिए, ये क्या है पीडियाट्रिक्स जो वर्ड है, इसका भी मुझे मालूम तो होना चाहिए ना चीज़ क्या कहना चाह रहा है ये। तो अच्छा मुझे ये बताओ, इसका एक और नाम दिया था आपने, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ऑनलाइन वाले बच्चों को गुड मॉर्निंग। वॉइस नहीं आ रहा है क्या? प्राची पाल, प्लीज़ मुझे कंफर्म करें वॉइस इज़ क्लियर और नॉट। आई होप मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है। यस, बताइए मुझे, एक और नाम दिया अपन ने चाइल्ड हेल्थ, और चाइल्ड का मतलब क्या होते हैं, बच्चे। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया, कहीं ना कहीं ये किसके रिलेटेड बात करने वाला है, बच्चों से रिलेटेड। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मीनिंग अगर मैं बात करूं कि सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ मीनिंग क्या होना चाहिए, ठीक है बच्चे, थैंक यू। तो आप कहेंगे कि साहब ये कहीं ना कहीं बात करने वाला है किससे रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड। इतना तो कह सकते हो ना, आ जाइए, अरे बोलो हाँ या ना। चलो, तो इतना अगर मुझे पता लग गया कि कहीं ना कहीं ये बात करेगा किससे, चाइल्ड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड बात करने वाला है, चाइल्ड से रिलेटेड। इतनी बात क्लियर है क्या? चलो, जब भी हमारे सामने कोई मुसीबत आए तो सबसे बढ़िया तरीका है उस मुसीबत को तोड़ लो। उस मुसीबत को क्या कर दो, तोड़ दो, ब्रेक कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में डिवाइड कर दो। अब पीडियाट्रिक्स वर्ड है, इसका मुझे मतलब पता करना हो तो मुझे इसको तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए सबसे पहले जानना होगा ये आया कहाँ से। तो आप कहेंगे साहब ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, पीडियाट्रिक वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम, तो आप कहेंगे ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। किससे लिया गया,
फिर इसको देखा कि साहब ये अकेला वर्ड तो नहीं है, कहीं ना कहीं इसके अंदर एक से ज़्यादा क्या है वर्ड्स बने हुए हैं, एक से ज़्यादा क्या है वर्ड्स। और इसको देखा गया कि ये किस किस से मिलकर बना, तो आपने निकाला कि साहब 3 वर्ड थे। कितने वर्ड थे? 3। एक कौन था? पीडिया, सारे बोलेंगे। एक वर्ड को क्या था? दूसरा वर्ड था आइट्रिक। दूसरा वर्ड क्या था? और तीसरा वर्ड था इक्स, आईसीएस। तो जो पीडियाट्रिक्स वर्ड था उसको जब हमने देखा तो ये कुल मिला के 3 वर्डों से मिलकर बना हुआ था। एक था आपका पीडिया, दूसरा था आपका आइट्रिक और तीसरा वर्ड था आपका इक्स। एक पीडिया, एक आइट्रिक और तीसरा क्या था? इक्स। इन तीनों को जब जोड़ दिया गया तब जाके हमारा क्या बना था? पीडियाट्रिक्स। इन तीनों को जब जोड़ा गया तो मिला अपने को क्या? पीडियाट्रिक्स। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीडियाट्रिक्स वर्ड है वो कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है या ग्रीक है या फ्रेंच है? ग्रीक है। ना लैटिन है ना फ्रेंच है, ये कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? 3 वर्ड। कौन कौन से हैं? पीडिया, आइट्रिक और जो पीडिया वर्ड था इसका मतलब जब हमने ढूंढा तो ये पीडिया का मतलब ही हिंदी में क्या होता था? चाइल्ड। अंग्रेजी में जब अपन ढूंढे, ग्रीक में जो पीडिया लिखा होता है उसका मतलब, अगर इंग्लिश में ढूंढे अपन तो इंग्लिश में वर्ड का मतलब क्या निकला? चाइल्ड। जो आइट्रिक वर्ड था इसका मतलब अंग्रेजी में जब अपन ने ढूंढा तो अंग्रेजी में निकला ट्रीटमेंट। तो आइट्रिक वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा था? ट्रीटमेंट के लिए। और इक्स ये तो आप सब जगह पढ़ेंगे, जहां भी पढ़ेंगे, कोई भी ब्रांच पढ़ेंगे तो उसमें आप कहते हैं कि ये इक्स का मतलब क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस। इक्स का मतलब क्या होता है? ब्रांच ऑफ साइंस। तो इसका मतलब जब मैंने इसका मतलब समझा तो मेरे सामने 3 वर्ड थे, पीडिया, आइट्रिक और इक्स। पीडिया, आइट्रिक और जब पीडिया का मतलब देखा इंग्लिश में तो वो क्या निकल के आया? चाइल्ड। आइट्रिक का मतलब क्या आया? और इक्स का मतलब आप सभी जानते हैं, ये हम हर जगह पढ़ने वाले हैं, जितनी भी ब्रांचेज पढ़ेंगे उन सभी में आप लास्ट में जोड़ोगे इक्स। और उसका मतलब क्या है? आईसीएस का मतलब क्या निकल के आता है? ब्रांच ऑफ। तो कहीं ना कहीं ये जो डेफिनेशन बनी वो आपके निकल के आई, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। और जब हम बात कर रहे हैं मेडिकल की तो इसको कह देंगे अपन ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ब्रांच ऑफ विच डील्स विद द चिल्ड्रन, जो कि किससे डील कर रही है? चाइल्ड या चिल्ड्रन के साथ डील करती है। एंड देयर ट्रीटमेंट एंड देयर। अच्छा, अब 2 चीजें यहाँ पे जो छुपी हुई हैं उनको निकालते हैं। एक वर्ड आया आपके पास चाइल्ड। पहला वर्ड क्या निकल के आया यहाँ पे? चाइल्ड। आपने कह दिया ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द चाइल्ड एंड ट्रीटमेंट। अरे यस और नो? तो ऐसी ब्रांच मेडिकल साइंस की जो चाइल्ड से रिलेटेड बातें करे और दूसरा उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड बातें करे, उस साइंस की ब्रांच को हम किस नाम से जानेंगे? पीडियाट्रिक्स। तो सिंपलेस्ट फॉर्म तो आप ये कह दोगे। अब मुझे ये बताएं, थोड़ा सा एक एग्जांपल दें कि साहब आपने चाइल्ड तो कह दिया, आपने क्या नाम दे दिया? चाइल्ड कह दो या चिल्ड्रन कह दो, बात एक ही है। चाइल्ड या चिल्ड्रन कह दो, बात एक ही है। अब इसको आपने कह तो दिया कि सब चाइल्ड से रिलेटेड बात करे, ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? पीडियाट्रिक्स कहते हैं। लेकिन चाइल्ड कहेंगे किसे? देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट। हम चाइल्ड किसे कहें? तो ऐसे सभी बच्चे या वो सभी जनरेशन जो जन्म से लेके और कितने एज तक हो? 18 ईयर्स तक। बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक के एज ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं? चाइल्ड या चिल्ड्रन कहते हैं। तो यानी कि पीडियाट्रिक्स वो ब्रांच है मेडिकल साइंस का जो डील करता है किसके रिलेशंस में? जन्म से लेके 18 साल तक के रिलेशन में। किसके रिलेशन में डील करेगा? बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक। बर्थ से पहले ये डील नहीं करेगा और 18 साल के बाद ये डील नहीं करेगा। जैसे ही आपका एज 18 ईयर्स होगा देन यू आर नॉट चाइल्ड। और अगर आप चाइल्ड नहीं है तो फिर आपका इलाज पीडियाट्रिक्स में नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? तो पीडियाट्रिक्स में हम कौन से बच्चों की बात करेंगे, कौन से एज ग्रुप की बात करेंगे? बर्थ टू 18 ईयर्स। बर्थ टू, बिफोर बर्थ ये किसका पार्ट होगा? ओब्स का। बिफोर बर्थ किसका पार्ट होगा? ओबीजी पढ़ी थी ना कल डेमो क्लास में, तो आपने कहा था प्रेगनेंसी जब हो जाती है वो किस में आ जाती है? ओबीजी में। तो जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी बातें होंगी, चाहे प्रेगनेंसी में फीमेल की बात हो चाहे उसके अंदर होने वाले यूट्रस में बेबी की बात हो, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? फीटस के नाम से जानते हैं। तो वो सारी बातें किस में जाएंगी आपकी?
ओबीजी में जाएंगे। लेकिन जैसे ही बेबी डिलीवर होगा, डिलीवरी के बाद जैसे ही बच्चा आपके पास आया, अब उसका जन्म हो गया, जन्म होते ही इसके बाद क्या कहलाएगी, ये किस में आ जाएगा, चाइल्ड में। और चाइल्ड दैट मीन्स अब आपकी बात आ जाएगी किसकी, पीडियाट्रिक्स की। चाइल्ड की बात किस में आएगी। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने मुझे ये बताएं लेबर रूम में काम किया है, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग लेबर रूम में काम किया है। अच्छा, तो एक बार खड़े हो जाएं। लेबर रूम में काम किया है तो आपने देखा होगा जब डिलीवरी अपन करवा रहे होते थे, तो डिलीवरी जब कंडक्ट हो रही होती थी तब पीडियाट्रिशियन आता था क्या, वहीं रहते थे। दैट मीन्स जब भी बच्चा डिलीवर होता था, डिलीवरी के तुरंत बाद बच्चा जैसे ही बाहर आया, कोड क्लैंपिंग हुआ और बच्चे को माँ से अलग किया गया, उसके बाद में उसको कौन रिसीव करता था, नर्स। फिर वो कहाँ के लेके जाते थे, रेडिएंट वार्मर में, और वहां पर उसको देखता कौन था, पीडियाट्रिशियन। दैट इज द पॉइंट कि जैसे ही जब तक यूट्रस में बेबी था, बैठ जाइए, मेरा यही मतलब था कि जब तक यूट्रस में बेबी था तब तक उसको देखा किसने, ऑब्स वालों ने। और जैसे ही बच्चा बाहर डिलीवर हो गया, बस फिर उसके बाद में उनको कोई मतलब नहीं है। फिर उस बच्चे को जो डील करेगा वो कौन करेगा, जैसे ही जस्ट इमीडिएट आफ्टर बर्थ, अब बच्चा जो डील करेगा वो कौन करेगा, पीडियाट्रिशियन करेगा। जस्ट इमीडिएट आफ्टर बर्थ आपका बच्चा जो डील किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, पीडियाट्रिशियन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। तो हमारी कहानी शुरू तब हो जाएगी जब बच्चे का क्या हो जाए, बर्थ हो जाए। वहां से हम स्टार्ट करते हैं। और कब तक करेंगे, जब तक कि बच्चे की एज क्या ना हो जाए, 18 ईयर्स तक। इतनी बात क्लियर है क्या। तो अब आपको पता लग गया, पहली चीज, हम बच्चे के बर्थ से लेके 18 साल तक जितनी भी बातें होंगी वो सारी किस में डील करने वाले हैं, पीडियाट्रिक्स में। इतनी बात सबको क्लियर है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आप सभी लोग, जब चेंजेस की बात करें कि जब आपका बच्चा बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक आएगा, तो इसमें दो तरीके के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप मुझे बताएं, एट बर्थ पे जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे का वजन अप्रोक्स कितना होगा, 2.9 केजी। अगर आज इंडिया के अंदर एवरेज वेट की मैं बात करूं, 2.5 किलो से 4 किलो तक आप कह के चलते हो, 2.5 टू 4 केजी तक हम कह के चलते हैं। लेकिन एवरेज बर्थ वेट की अगर अपन बात करें तो अप्रोक्स कितना होता है, 2.9 केजी होता है। पहले 2.8 हुआ करता था, आजकल थोड़ा सा अच्छा खाना दे रहे हैं प्रेगनेंसी में, ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा दिया जाता है वाइफ के ऊपर, क्योंकि अब पति है वो थोड़े से एजुकेटेड हो गए हैं, तो अपनी बीवी का ध्यान अच्छा रखते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो उस वजह से बच्चे का भी वेट गेन अच्छा हो रहा है। और अच्छा हो रहा है तो अभी कितना चल रहा है, लगभग 2.9 केजी। थोड़े दिन बाद देखेंगे कि ये 3 केजी हो जाएगा। थोड़े दिन बाद आप जब नौकरी लगेंगे, तो आप नौकरी लगेंगे तो और ज़्यादा अच्छा खाना देंगे। अरे वाइफ को प्रोटीन अच्छा खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, जूस पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे डेली, और जूस पिलाएंगे तो बच्चे का वेट गेन भी अच्छा होगा। क्योंकि माँ की अगर हेल्थ अच्छी रही है तो ऑब्वियस सी बात है, टोटली बच्चा किस पे डिपेंड है, माँ के ऊपर। अब फीटस को न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, मदर से। और जब मदर से न्यूट्रिशन आएगा तो मदर को अगर अच्छा खाना मिला, दैट मीन्स फीटस को भी ऑटोमेटिकली, तो फीटस की ग्रोथ भी ऑटोमेटिकली अच्छी, तो वजन भी बच्चे का ज़्यादा। तो ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप अच्छा खाना देते जाओगे फीमेल को, वैसे वैसे बच्चे का वेट। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि 2.9 केजी होता है, सबको क्लियर है इतनी बात। चलो एक बात और मैं बात करता हूँ, ये तो आपने वेट की बात करी, मुझे एक बार लेंथ का और बता दो, लेंथ लगभग कितनी होती है। ये दोनों बातें तो आप पढ़ के आए हो। चलो, ये आपने कहा साहब एट बर्थ पे होता है, क्या 18 साल तक ये बच्चा जाएगा तो इसका वजन इतना ही रहेगा, क्या इसकी लेंथ इतनी ही रहेगी। इसका मतलब पहला चेंज इसके वजन में और लेंथ में देखने को मिलता है। तो एक चीज तो आपको ये समझ में आएगी, जैसे ही बच्चे का जन्म होगा उसके बाद जैसे जैसे इस बच्चे की उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके वजन में, इसकी लंबाई में, इसके हेड सरकमफेरेंस में, इसके चेस्ट सरकमफेरेंस, सभी के सभी फिजिकल पैरामीटर में क्या होगा, चेंजेज होगा। और ये सारे के सारे क्या होंगे, बढ़ेंगे। अरे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो इसका मतलब एक तो हमारे फिजिकल पैरामीटर्स इंक्रीज होंगे, और फिजिकल पैरामीटर्स का इंक्रीज होना ग्रोथ कहलाता है। इनको हम एक ही वर्ड में कहें तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो इसका मतलब मैं जन्म से अगर बच्चे के 18 ईयर्स तक जाऊंगा तो मुझे एक तो देखने को मिलेगी, बच्चे की क्या स्टडी करनी होगी, ग्रोथ। और ग्रोथ में आपने कह दिया कि ग्रोथ है क्या,
तो सिंपल भाषा में इतना याद रखें, इंक्रीज इन फिजिकल पैरामीटर्स। हमारे जितने भी फिजिकल पैरामीटर है, चाहे वो बॉडी वेट हो, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो हेड सरकमफेरेंस हो, चाहे वो चेस्ट सरकमफेरेंस हो, चाहे वो मिड आर्म सरकमफेरेंस हो, सभी के सभी फिजिकल पैरामीटर्स को हम किस नाम से जानेंगे? तो एक तो हो गया ग्रोथ, और ग्रोथ क्या होती है? बोलो सारे बच्चे, इंक्रीज इन फिजिकल पैरामीटर्स, इंक्रीज इन फिजिकल पैरामीटर्स। ये ग्रोथ की केवल डेफिनेशन नहीं बता रहा मैं आपको, केवल समझाने के लिए मैंने वर्ड यूज किया कि आप सिर्फ इतना याद रखें कि बच्चे का जब उम्र से, बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक जाएगा तो उसके शरीर में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहले चेंजेस कैसे होंगे? उसके फिजिकल पैरामीटर्स में, और फिजिकल पैरामीटर्स में होने वाले चेंजेस क्या कहलाते हैं? ग्रोथ। फिजिकल पैरामीटर्स में होने वाले चेंजेस क्या कहलाएंगे? जैसे एग्जाम्पल में आप दो चीजें याद रखेंगे, बच्चे का वेट और लेंथ, ये दोनों इंक्रीज होंगे क्या? अरे हाँ या ना? तो इनका इंक्रीज होना क्या कहलाएगा? ग्रोथ कहलाएगा। यानी कि जन्म से 18 ईयर्स तक जाएगा तो बच्चे के अंदर ग्रोथ होगी। बच्चे के अंदर क्या होगी? इस ग्रोथ की स्टडी अपन करेंगे क्या पीडियाट्रिक्स में? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा है बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक बच्चे में जो भी चेंजेज आएंगे उन सभी चेंजेज का अपन स्टडी किस में करने वाले हैं? तो एक तो हम बात करेंगे कि पीडियाट्रिक्स में किस किस स्टडी की जाएगी। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? चलो, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कहा साहब बच्चे का वजन बढ़ेगा, जैसे जैसे 18 ईयर्स तक जाएगा बच्चे का वजन, बच्चे की लंबाई भी बढ़ेगी। ये जो लंबाई और वजन बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी सेल के ऊपर ही तो डिपेंड होगा। टोटली अगर अपन बात करें तो अपनी बॉडी की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट कौन है? आप सभी जानते हैं ये बात। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट ढूंढा जाए तो हमारा शरीर बना किससे है? बहुत सारे सेल्स से। तो अगर मेरा वजन बढ़ रहा है, वेट इंक्रीज होता है, तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं या तो सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे होंगे। अरे बोलो हाँ या ना? और अगर नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं सेल की साइज इंक्रीज हो रही होगी। तो या तो आपकी सेल के नंबर बढ़ रहे होंगे बॉडी के अंदर, या फिर सेल के साइज में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा होगा। तो जो भी हमारा वजन इंक्रीज हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपका जो बदलाव आया है वो दो वजह से आ सकता है, या तो हमारे नंबर इंक्रीज हो जाए या साइज इंक्रीज हो जाए। यही तो होगा भाई। मेरे शरीर में जो सेल्स थी, या तो सेल्स डिवाइड होने लगेंगी, और जब डिवाइड होंगी तो टोटल नंबर ऑफ सेल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। या जो छोटी छोटी सी सेल्स थी अब उनकी साइज बढ़ने लगेगी और साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो साइज बढ़ने से भी मेरा वजन बढ़ सकता है, और नंबर ज्यादा होने से भी मेरा वजन। क्लियर है क्या इतनी बात? तो जो हमारी लंबाई की बात हुई, लेंथ की बात हुई, या वेट की बात हुई, वो बढ़ने के रीजन आपको ढूंढना हो तो आप कहेंगे कि साहब कहीं ना कहीं हमारे सेल के अंदर चेंजेज हुए होंगे, या तो सेल के नंबर बढ़े होंगे या सेल की। इतनी बात सबकी क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? सेल के नंबर बढ़े होंगे या सेल की साइज। अच्छा मुझे ये बताएं, सेल के नंबर बढ़ना कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपरप्लेजिया। क्या कहलाएगी? हाइपरप्लेजिया। नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है, और साइज का बढ़ना क्या कहलाएगा? बोलो फटाफट से। नंबर का बढ़ना तो क्या कहलाएगा? साइज का बढ़ना कहलाता है हाइपरट्रोफी। क्या कहलाएगा? तो दो टर्म आपको याद करके चलनी है, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइपरप्लाजिया क्या होता है? सेल के नंबर या साइज? नंबर का बढ़ना। सेल के नंबर का बढ़ना क्या होगा? सेल की साइज का बढ़ना क्या कहलाएगा? दोनों बातें याद रहेंगी क्या? तो अगर कोई ये कहे कि आप मुझे बताएं कि बच्चे के अंदर हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया होता है, तो बात सही है या गलत है? सही है, क्योंकि सेल के नंबर भी बढ़ते हैं बेबी के अंदर और सेल की साइज भी। क्लियर है क्या बात? तो ये दोनों होंगे पहली चीज। अच्छा मुझे एक चीज और बताएं कि अगर बच्चे के अंदर आपने कहा सेल की साइज बढ़ रही है या सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, और इन दोनों को मिला के आपने क्या वर्ड दे दिया? ग्रोथ। तो एक तो क्या हो रही है बच्चे के अंदर? ग्रोथ हो रही है जन्म से लेके और 18 ईयर्स तक। एक तो क्या होगी? ग्रोथ। और ग्रोथ में आपने सिंपली कहा सेल के नंबर इंक्रीज हो गए। क्या इंक्रीज हुए? इंक्रीज नंबर या इंक्रीज साइज? अरे हाँ या ना?
ये दोनों इंक्रीज हुए। अगर ये दोनों इंक्रीज हुए हैं तो आप मुझे बताएं, सेल के चाहे नंबर बड़े हों चाहे सेल की साइज बड़ी हो, सेल के फंक्शन भी इंक्रीज होंगे क्या? सेल के फंक्शन भी, और जब फंक्शन इंक्रीज होंगे तो आपकी काम करने की स्पीड, सेल के फंक्शन का मतलब काम, और काम करने की स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी क्या? और जब हमारे काम करने की स्पीड ज़्यादा हो जाए, फंक्शंस आपके ज़्यादा हो जाएं, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, डेवलपमेंट। उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे अपन? तो एक चीज़ जब ग्रोथ होगी तो ग्रोथ के अंदर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, साथ साथ आपको और क्या हो रहा होगा? डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट क्या है? तो आप सिंपल कहेंगे इंक्रीज इन फंक्शन। हमारे सेल की साइज की बात नहीं करेंगे, साइज का बात तो किस में कर लिया अपन ने। और अगर मैं बात करूं कि सेल के फंक्शंस का बढ़ना क्या कहलाता है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? तो दो टर्म है छोटी छोटी सी, एक है ग्रोथ, ग्रोथ में आपने कहा सेल की साइज का बढ़ना या सेल के नंबर का बढ़ना, सेल की साइज का बढ़ना या सेल के। दूसरा टर्म है आपका डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में आपने सिंपल कह दिया सेल के फंक्शंस का। हमें साइज या नंबर से कोई मतलब, सिर्फ हमें काम से मतलब है, काम कितना हो रहा है, डेली जितना काम हो रहा है उससे ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब आपका डेवलपमेंट हो गया, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब आपका डेवलपमेंट। बात समझ में आई क्या? लेकिन ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। अगर सेल के नंबर बढ़ेंगे या सेल की साइज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली फंक्शन भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसका मतलब अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट भी, इसीलिए कहते हैं अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों साथ साथ। तो फटाफट से मुझे बताएं कि जब बच्चा बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक जाएगा तो उसकी बॉडी में कितने तरीके के बदलाव होंगे? दो तरीके के चेंजेज होंगे, एक ग्रोथ होगा और एक डेवलपमेंट होगा। एक ग्रोथ होगा और एक, याद रख लोगे इतनी बातें। ग्रोथ का मतलब क्या है? सेल की साइज या सेल के नंबर का बढ़ना, और डेवलपमेंट का मतलब क्या है? फंक्शंस का बढ़ना। इतना ही याद रखो, बाकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग 10 घंटे लगते हैं इसको पढ़ने में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। बाद में कभी बात करेंगे इसके बारे में। सिर्फ इतना याद रखें कि बच्चे के लिए मुझे जन्म से 18 ईयर्स तक जाना हो तो दो तरीके के क्या मिलेंगे? चेंजेस। बर्थ से लेके और 18 साल तक जाऊंगा मैं तो इसमें मुझे कितने तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे? दो तरीके के देखने को मिलेंगे। क्लियर है क्या इतनी बात? चलो, दूसरा एक वर्ड आपने यूज किया था, याद आ रहा हो तो आपने कहा था आइट्रिक। पीडियाट्रिक्स में 3 वर्ड से मिलकर बना था क्या? तो दो दूसरा वर्ड था उसका, आइट्रिक वर्ड था, उसका मतलब क्या था? ट्रीटमेंट। उसका मतलब क्या था? ट्रीटमेंट। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? अरे याद करो, पीडिया का मतलब आपने चाइल्ड कहा था, आइट्रिक का मतलब आपने ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट का मतलब होता है हिंदी में इलाज। इलाज किसका करते हैं अपन? बीमारी का। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ट्रीटमेंट जो वर्ड है उसके पीछे एक डिजीज वर्ड भी छुपा हुआ होगा। इसका मतलब डिजीज वर्ड भी छुपा हुआ होगा। तो ट्रीटमेंट अगर हो रहा है तो इसका मतलब ट्रीटमेंट किसका हो रहा होगा? डिजीज का। तो एक वर्ड हमें और इसके पीछे छुपा हुआ है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, डिजीज। और डिजीज का क्या हो रहा होगा? ट्रीटमेंट। और एक्स का मतलब आप सभी को पता है, एक्स का मतलब क्या था? ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो अगर इस डेफिनेशन बनाए पीडियाट्रिक्स की, सिंपल सी डेफिनेशन अगर आप इस पीडियाट्रिक्स की मुझे बनानी हो तो अब आप ही बताएंगे मुझे। ये पीडियाट्रिक्स वर्ड है, तीनों का मतलब आपके सामने है, आप फटाफट से मुझे बना के बताएं। पीडिया, और पीडिया का मतलब आपने कहा साफ चाइल्ड, अरे बोलो हाँ या ना, या चिल्ड्रन। दूसरा आइट्रिक, आइट्रिक का मतलब आपने बता दिया मुझे ट्रीटमेंट। और तीसरा वर्ड आपके पास था एक्स, और एक्स का मतलब भी आपने मुझे बताया ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? और अब आपने सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर छुपे हुए वर्ड का मतलब भी जान लिया क्या? अगर चाइल्ड की बात हो रही है तो ये कहां से कहां तक हो रही होगी? बर्थ टू 18 ईयर्स तक। और ये अगर बात हुई है तो कितने तरीके के चेंजेस? एक क्या हुआ होगा बच्चे में, और दूसरा क्या हुआ होगा? ये बात भी आप सबको पता लग गई क्या? ग्रोथ बोले तो क्या होती है? फिजिकल चेंजेस। और फिजिकल चेंजेस में वजन बढ़ रहा होगा, बच्चे की लंबाई लेंथ इंक्रीज हो रही होगी। और डेवलपमेंट बोले तो फंक्शनल चेंजेस। इसका मतलब बॉडी के फंक्शंस आपके क्या हो रहे होंगे? चेंज हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। तो दो तरीके के बदलाव होंगे,
फिजिकल चेंजेस सारे ग्रोथ कहलाएंगे, और फंक्शनल चेंजेस सारे क्या कहलाएंगे आपके? डेवलपमेंट। फंक्शंस का बढ़ना डेवलपमेंट, और एनाटॉमी का बढ़ना या आपके सेल के साइज और नंबर का बढ़ना क्या कहलाएगा? इतनी बात क्लियर है क्या? चलो, ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के अंदर भी एक वर्ड छुपा हुआ था, कौन? डिजीज। इसका मतलब बच्चों के अंदर कुछ बीमारी होगी तो इलाज होगा ना। जो बच्चा बीमारी नहीं है उसका इलाज थोड़ी कर देंगे जबरदस्ती पकड़ के कि नहीं साहब हमें तो पढ़ाया था इलाज करना ही है, जो भी बच्चे पैदा होंगे सबका इलाज करना है, ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब बीमारी होनी चाहिए तब जाके किसकी बात होगी। अब इसको उल्टा लेके चलो, पीडियाट्रिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंड देयर डिजीज एंड। तो इसका मतलब डेफिनेशन सीधी सी सिंपल सी होगी। पहले नंबर पे मुझे लेके जाना है कि पीडियाट्रिक्स क्या है? ब्रांच है किसकी? मेडिकल, जो डील करती है किससे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। किसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से? एंड देयर डिजीज, और उन डिजीज का ट्रीटमेंट, उन डिजीज का ट्रीटमेंट। बात समझ में आई क्या? आ जाइए। तो पीडियाट्रिक्स एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की जो हमें बच्चों के बारे में बता रही है। अब इसको थोड़ा सा तरीके से कहें तो आप कहोगे पीडियाट्रिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या थी? फिजिकल चेंजेस। जन्म से लेके 18 ईयर्स तक जो जो चेंजेज आएंगे बच्चे में वो दो तरीके के हो सकते हैं, पहला फिजिकल और दूसरा फंक्शनल। फिजिकल, और फिजिकल का मतलब है सेल के नंबर या साइज का इंक्रीज, फंक्शनल का मतलब है बॉडी के फंक्शंस का या सेल के फंक्शंस का इंक्रीज। साइज बढ़ रही है या नंबर बढ़ रहे हैं तो क्या कहलाएगा? फंक्शंस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या कहलाएगा? तो दो तरीके के वर्ड हैं उनके लिए, चेंजेज है उनके लिए अपन दो वर्ड यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्रोथ एंड सेकंड वन इज द, क्लियर है क्या इतनी बात? चलो, साथ में आपने कहा बच्चों में होने वाली बीमारियां और उन बीमारियों का इलाज, ये सारा का सारा हम किस में डील करते हैं? पीडियाट्रिक्स में डील करते हैं। क्लियर है क्या इतनी बातें सभी को? अरे बोलो हाँ या ना, पक्का? आगे बढ़े। चलो, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि साहब पहली बात आपको ये समझ में तो आ गया कि पीडियाट्रिक्स है क्या? ऐसी ब्रांच मेडिकल साइंस की जो बच्चों के बारे में डील कर रही है, उनमें होने वाले चेंजेस जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं, उनमें होने वाली बीमारियां और उन बीमारियों का क्यों हमें जरूरत पड़ी। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि पीडियाट्रिक्स क्यों चाहिए हमें? पीडियाट्रिक्स की नीड क्या है? आज भी अपन गांव में जाते हैं तो आप छोटे छोटे गांव में जब जाते हो तो आपके सब सेंटर हैं, आपके पीएससी है, उन पे पीएससी पे अगर ढूंढोगे तो एक एमओ होता है, मेडिकल ऑफिसर होता है एक। गांव में जो बच्चे जितने भी बीमार हो रहे होते हैं उनको देखने के लिए कौन जिम्मेदार है? वो एमओ। तो वो डॉक्टर जब उन बच्चों को देख सकता है तो हमें क्या आवश्यकता है अलग से पीडियाट्रिक्स के बारे में बात करने की? क्यों हमें अलग से पढ़ना पड़ता है पीडियाट्रिक्स को? क्या रहा होगा कारण? क्यों हमें इसको अलग से एक सब्जेक्ट बनाना पड़ा? क्यों हम इसके बारे में अलग से स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं? क्यों बच्चों के अलग से अस्पताल देखने को मिलते हैं? आप देखते हो ना पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स अलग से होते हैं आजकल। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? एक जनरल हॉस्पिटल जो होता है उसमें क्यों नहीं बच्चों का इलाज किया जा सकता? कर सकते हैं इजीली, पर फिर भी हमें अलग से एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रही है, अलग से एक डिग्री की जरूरत पड़ रही है, अलग से एक डॉक्टर की नीड हो रही है। तो ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा बच्चों की इम्यूनिटी वीक होती है, और स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे इन्फेक्शन हुआ बच्चे को तो हम उसको एंटीबायोटिक नहीं देंगे? देंगे या नहीं देंगे? तो वो तो अडल्ट में भी देते हैं अपन एंटीबायोटिक। डोज अलग हो जाता है, डोज तो वैसे भी अपन बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। डीप जानने के लिए तो क्या अडल्ट में जो बीमारी होती है उनकी डीप स्टडी नहीं की जाती? फिजिकल चेंजेस पहली चीज, हमारे अंदर कोई फिजिकल चेंजेस नहीं हो रहे। बच्चे के अंदर अभी आपने कहा कि साहब जन्म पे उसका वजन 2.9 केजी था और वो 18 साल तक जाएगा तो उसका वजन बढ़ेगा। अब वो किस मैनर में बढ़ेगा ये बात एक जनरल डॉक्टर को नहीं पता होती। दूसरी चीज आपने कहा सब बच्चे के बॉडी के अंदर फंक्शंस की मैं बात करूं तो एट बर्थ में जो बच्चा होता है वो मूवमेंट भी नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाएगी वो 4 महीने पे लगभग रोल ओवर स्टार्ट कर देगा, अपने बिस्तर में गुड़ाची मारना शुरू कर देता है क्या? तो वो गुड़ाची मारना सुपाइन पोजीशन में सीधा लेटा हुआ है तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा लेटा हुआ है तो सीधा हो जाएगा। इसको कहते हैं अपन रोल ओवर, घूमने लग जाए गोल गोल। इस तरीके से बच्चे को आप सीधा लिटा के गए
और 5 मिनट बाद आप देख रहे हैं तो बच्चा उल्टा मिल रहा है आपको, फिर 5 मिनट बाद आप आ रहे हैं तो वापस सीधा हो रहा है। तो अपने आप जब बच्चा मूव करने लग जाए, बिस्तर में घूमने लग जाए, तो इसको अपन कहते हैं रोल ओवर। दूसरा, जैसे ही 6 महीने होंगे तो बच्चा क्या करना स्टार्ट कर देता है, सिटिंग में आना शुरू कर देता है क्या, अरे सहारे के साथ बैठना शुरू कर देगा क्या, सिटिंग विद सपोर्ट। जैसे ही आप इसको तकिया दोगे तो ये तकिए के सहारे क्या होगा, बैठ जाएगा। कंबल इसके चारों तरफ रख दोगे तो कंबल के सहारे ये क्या करना शुरू कर देगा, बैठना शुरू कर देगा। 8 महीने पे आते आते ये बच्चा क्राउलिंग शुरू कर देगा। क्राउलिंग मतलब घुटनों के बल रेंग रेंग के चलता है ना, तो ये क्राउलिंग मतलब जो बच्चा एक जगह बैठा हुआ था वो धीरे धीरे इसके फंक्शन इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अरे जन्म पे जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा था, एट बर्थ पे कोई मोमेंट नहीं थी, अब उस बच्चे के अंदर एज बढ़ रही है तो अब बदलाव मिल रहे हैं क्या। तो ये जनरल फिजिशियन को पता थोड़ी होगा कि कौन से महीने पे बच्चे को क्या करना चाहिए, इतना जनरल फिजिशियन को पता। तो पहली चीज तो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा बच्चे के अंदर, और एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मुझे असेस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि अगर किसी बच्चे में नॉर्मल से थोड़ा सा भी ग्रोथ कम हुआ तो फिर उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। और बताइए और क्या कारण है। एक उन्होंने कहा कि साहब इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है बच्चों की अडल्ट की तुलना में, तो उन बच्चों में इन्फेक्शन जल्दी होने के चांसेस होते हैं, और हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया माना जाता है। वहाँ पे इन्फेक्शन के रिसोर्सेज क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि सारे भांति भांति प्रकार के मरीज आते हैं अस्पताल में, और जब हॉस्पिटल में अलग अलग मरीज आएंगे तो वो अलग अलग टाइप का इन्फेक्शन लेके, और जब अलग अलग टाइप का इन्फेक्शन लाएंगे तो बच्चे के अंदर भी इन्फेक्शन जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी क्या है, कम है, ऑलरेडी क्या है, कम है। तो और क्या कारण हो सकते हैं फटाफट से बताइए। चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपके जो बच्चे होते हैं उनके अंदर आपने कहा सबसे पहले तो कि जो डॉक्टर होता है जनरल फिजिशियन वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नॉलेज नहीं रखता, जबकि हमें बच्चों के अंदर हॉस्पिटल में जब पीडियाट्रिक में लेके जाते हैं तो जो डॉक्टर ऑलरेडी है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानता है, और बच्चे के अंदर थोड़ा सा भी अगर डेविएशन हुआ, मान लीजिए 1 साल पे आपने पढ़ा कि बच्चे का वजन 3 गुना हो जाना चाहिए, अगर ये नहीं हो रहा है तो डॉक्टर पहचान लेगा और वो आपको कहेगा कि बच्चे का खाना अच्छे से नहीं चल रहा, इसका खाना थोड़ा सा क्या करवा दो, अच्छा करवा दो, इसको थोड़ी हेल्दी डाइट ज़्यादा खिलाओ। तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, और अर्ली पहचान जब किसी चीज़ की हो जाती है तो उसको इलाज भी अर्ली करना संभव है। तो पहली चीज़ तो आपने कहा कि पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। जितने भी आप पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स देखेंगे उन हॉस्पिटल में डॉक्टर कैसे होंगे, स्पेशलाइज। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, जो कि कैसे डॉक्टर होंगे, पीडियाट्रिक डॉक्टर होंगे, जो कि कैसे डॉक्टर होंगे, पीडियाट्रिक डॉक्टर होंगे। क्लियर है क्या बात। दूसरा, जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर आप देखोगे जनरली जाओगे तो डॉक्टर का जो बिहेवियर होता है वो बात करने का एक जनरल जो फिजिशियन होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। पहले वो जैसे ही बच्चा जाता है उसके पास जाके उसके गाल खींचता है क्या पीडियाट्रिक डॉक्टर, ओ चुन्नू कैसा है, आज बड़े दिन बाद आया है, फिर एक चॉकलेट निकालेगा अपने पास, टेबल के ऊपर एक चॉकलेट का डब्बा होगा उसमें से चॉकलेट निकाल के देगा, ले ये चॉकलेट का। फिर बाद में बात शुरू करेगा, मम्मी से बताओ इसको क्या दिक्कत है। मतलब एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उस बच्चे के साथ में एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया उस डॉक्टर ने चॉकलेट देके, और ऐसा व्यवहार बना दिया कि वो बच्चा अब उसके सामने क्राई नहीं करेगा, उसके सामने इरिटेट नहीं होगा। तो ये जो स्किल है बच्चों को डील करने वाली वो भी स्पेशली किस में पाई जाती है, पीडियाट्रिक स्पेशलाइज डॉक्टर्स के अंदर होते हैं। तीसरी चीज आप देखोगे कि पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनमें जब जाते हो तो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल की दीवारें हैं उन पे पेंटिंग्स बनी होती हैं, उन पे क्या बनी होती है, पेंटिंग्स बनी होती है, और पेंटिंग इस तरीके की होंगी जैसे कार्टून्स बने हुए हैं। कहने का मतलब है बच्चे को ऐसा लगना चाहिए कि हॉस्पिटल में आ जाए वो, एक देखते हो ना कि हॉस्पिटल में घुसते ही बच्चा क्राई शुरू कर देता है। एक बार आप लेके गए उसको, वहां सुई लगा दी आपने, इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन के बाद दोबारा लेके जाओ उसको उसी डॉक्टर के पास, वो घुसने नहीं देगा आपको गेट में, उससे पहले क्या शुरू कर देगा, रोने लग जाएगा, क्राई शुरू कर देगा। दैट मीन्स उसको ऑलरेडी पता लग गया कि साहब बच्चे के साथ क्या हो रहा है, कोई ना कोई इंजेक्शन दोबारा से इसको लगने वाला है। लेकिन पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में क्या करा जाता है कि जो दीवारें हैं हॉस्पिटल की उनको कार्टून से, ड्राइंग से, पेंटिंग से कलरफुल बनाया जाता है, ताकि बच्चा जाए तो वो उन दीवारों को देखे और उनको देख के दीवारों पे, और उसका ध्यान है वो वहां से हट के किस पे चला जाए, दीवारों पे। रिजल्ट एक होगा क्या कि जो बच्चे के दिमाग में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो स्ट्रेस डेवलप
नहीं होगा। इसको कहते हैं अपन कि फैमिली सेंटर्ड, मतलब घर जैसा वातावरण अपन वहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। एक चीज और देखी होगी आपने, हॉस्पिटल के अंदर जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें खिलौने रखे जाते हैं, छोटे छोटे से क्या रख दिए जाते हैं, खिलौने। अब खिलौने में जब बच्चा जाएगा तो वहाँ प्ले करेगा, और प्ले करेगा तो जो सारी चीजें हैं बाकी की हॉस्पिटल के रिलेटेड जो बातें थी वो सारी उसके दिमाग से गायब हो जाएंगी। तो उस वजह से भी उसमें एंजाइटी और स्ट्रेस क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? चलो, तो एक तो आपने कह दिया कि साहब वॉल है उन पे पेंटिंग मिलेगी आपको या ड्राइंग मिल जाएगी। पेंटिंग या ड्राइंग देखने को मिलती है जिसकी वजह से स्ट्रेस कम होगा, और दूसरा आपने कहा यहाँ पे प्ले मटेरियल देखने को मिलता है। हॉस्पिटल में क्या मिलेगा आपको, प्ले मटेरियल होगा। और ये दोनों ही बच्चे के अंदर क्या कम करने का क्या काम करते हैं, एंजाइटी। अरे हॉस्पिटल से रिलेटेड जो एंजाइटी थी उसको क्या करेंगे, ये कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अरे हाँ या ना? चलो, जितने भी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर इक्विपमेंट्स जो होंगे वो इक्विपमेंट्स भी एज एप्रोप्रिएट होंगे क्या? कैसे होंगे, एज एप्रोप्रिएट होंगे। सिंपल भाषा में अगर अपन बात करें तो जनरल हॉस्पिटल में आप जाओगे, जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आप जाके देखोगे तो वहाँ एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो आपको मिलेगी 5, 6, 7, 8 ये वाली साइज की। लेरिंजोस्कोप अगर आप देखोगे तो वो मिलेगा आपको कौन सा वाला, मैकेंटोश टाइप का जिसकी ब्लेड है वो कव होती है। अरे हाँ या ना? फीडिंग ट्यूब है वो भी आपको बड़ी साइज के मिलेंगे, 8, 9, 10 फ्रेंच वाली। एनजी ट्यूब जो मिलती है 12, 14, 16 तक के मिलेंगे। लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर तो वो यूज नहीं हो सकती। अगर आप यूज करेंगे तो वो साइज अप्रोप्रिएट नहीं है, बच्चे के अंदर इंजरी कोज कर सकती है। क्योंकि जो डायामीटर है बच्चे की बॉडी कैविटीज का, वो डायामीटर तो क्या है, छोटा है। और छोटे डायामीटर में अगर आप लार्ज साइज की कोई भी ट्यूब डालोगे तो उसकी वजह से वो इंजरी कोज कर सकता है। अरे हाँ या ना? तो इस वजह से जनरली हमें पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में वो सभी चीजें इजीली मिल जाती हैं जो बच्चे के लिए काम आती हैं। जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, चाहे आपका लेरिंजियोस्कोप हो, चाहे आपके कंज्यूमेबल आइटम हो जिसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब हो, चाहे आपके फीडिंग ट्यूब्स हो, चाहे आपके कैनुलाज हो, सारी की सारी चीज़ें आपको उस एज के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाती हैं जिस एज का आपका बच्चा है। अरे आप पढ़ते हो ना कि जब छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न है, तो उसके अंदर 26 गेज का कैनुला लगाना चाहिए। चाइल्ड है तो उसमें 24 गेज का कैनुला लगाना चाहिए। लेकिन जनरल हॉस्पिटल में तो ये अवेलेबल ही नहीं होते, तो फिर अपन 22 का लगाते हैं। अब मजबूरी में हमें लगाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल। लेकिन अगर पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में आप जाओगे जहां मुझे बात ही बच्चों की करनी है तो इजीली अवेलेबल होंगी क्या दोनों चीज़ें? यस। तो इस वजह से हम पीडियाट्रिक हॉस्पिटल को प्रीफर करते हैं फॉर द केयर ऑफ चिल्ड्रंस। एक चीज़ और, जितने भी जनरल हॉस्पिटल में होते हैं आप देखते होंगे कि एक मैं मरीज हूँ, मैं किसी डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा कि साहब मुझे 2 दिन से डायरिया हो रहा है और पेट में दर्द है। डॉक्टर साहब ने मुझे दवाइयाँ लिख दी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये मेट्रोनिडाजोल है, ये दोनों खानी है आपको, साथ में एक स्पोर्लेक लेनी है और मेप्टालिस्पास आपको खानी है, सुबह शाम आपको खानी है, 3 दिन तक खानी है, सब ठीक हो जाएगा। जीआईटी में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो रखा है। मैंने दवाई ली, मैं चला गया, दवाइयाँ खा रहा हूँ और मेरा काम पे जा रहा हूँ। छोटा बच्चा जब हॉस्पिटल लेके जाते हो तो क्या वो ये दवाइयाँ खा लेगा अपने आप? नहीं। इसका मतलब बेबी कहीं ना कहीं डिपेंड होता है किसी और के ऊपर या उसके घर वालों के ऊपर। तो जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल हैं उनमें हम फैमिली सेंटर्ड केयर देते हैं। कैसे केयर देंगे? फैमिली सेंटर्ड, यानी कि घर वालों को भी इन्वॉल्व करते हैं। बच्चे की केयर में बस सिर्फ बच्चे को केयर नहीं दी जाती, उसकी फैमिली मेंबर को भी इन्वॉल्व किया जाता है। जनरली ये या तो इसकी मदर होती है या इसका फादर होता है, जो भी बच्चे के साथ में ज़्यादा रिलेटेड हो, बच्चे के साथ में ज़्यादा आईपीआर जिसका बना हुआ हो, उस मेंबर को अपन इंक्लूड करते हैं। और आप देखते भी होंगे सारी की सारी दवाइयाँ किसको समझाई जाती हैं, या तो मदर को या फादर को। वो फिर उसको मेडिसिन एट द टाइम देने का काम करता है। तो जनरल हॉस्पिटल में हम पेशेंट को डायरेक्टली डील करते हैं, जबकि हम पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ साथ में उसके फैमिली मेंबर को भी केयर में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये बेसिक कुछ डिफरेंस होते हैं जो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल को अलग बनाते हैं किससे, जनरल हॉस्पिटल से। चलो, अब मुझे एक चीज ये बताएं आप, ये तो आपने सिंपल सी बात मतलब बात कर ली कि न्यूबॉर्न बच्चा का स्टडी करना आपका कहला गया क्या, पीडियाट्रिक्स। बच्चे का स्टडी करना क्या कहला गया? स्टडी में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? ग्रोथ। और ग्रोथ क्या होती है? फिजिकल चेंजेस, जैसे आपके सेल का नंबर या सेल का
साइज का बढ़ना। डेवलपमेंट क्या होता है? फंक्शनल चेंजेस। जो भी जितने भी फंक्शन बदलेंगे वो सारे किस में आएंगे? डेवलपमेंट में। और जन्म से लेके 18 ईयर्स तक अगर बच्चा जाएगा तो उसके बॉडी में दोनों चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, फिजिकल भी होंगे और फंक्शनल भी होंगे। क्लियर है क्या इतनी बात? यस। चलो अब मुझे बताएं कि जैसे प्रेगनेंसी की अगर अपन बात करें तो आपने कहा साहब यूट्रस में था बेबी। बेबी कहाँ था? यूट्रस में। बेबी कहाँ पे था? अरे बोलो। प्रेगनेंसी में तो ऑब्वियस सी बात है, कहाँ होगा? यूट्रस में ही होगा। ऐसा थोड़ी है कि बाहर स्टोमक में घूमने चला जाता है ये कभी कभी निकल के यूट्रस से। अरे ऐसा थोड़ी है कि चल आज मैं थोड़ा सा दुखी हो गया, एक ही एक जगह रह के चल आज स्टोमक की तरफ रुक कर लेते हैं, 2 दिन स्टोमक की तरफ घूम के आएंगे मनाली की तरफ, फिर वहां से वापस यूट्रस में आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना। कहाँ रह रहा होगा ये? यूट्रस में ही रह रहा होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है, आपको पता है यूट्रस में रह रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे? एम्पुला में। फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे? एम्पुला। चलो फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होता है तो होता क्या है? स्पर्म किससे मिलते हैं? और इन दोनों का मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अरे बोलो यस और नो। जैसे ही इनका प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? जाइगोट। या इसी को आप एक और नाम देते हैं फर्टिलाइज्ड ओवम। इसी को एक और नाम से आप जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? और ये हो कहाँ रही है घटना? फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब में। क्लियर है कि इतनी बात? ये मिलना कहाँ हो रहा है? फ्लोपियन ट्यूब में। ये जो फर्टिलाइज ओम या जाइगोट बना, इसको अपन कहें ये कब से कब होता है? तो आप कहेंगे 0 से लेके 2 वीक तक का प्रोडक्ट है। कितने से कितने वीक तक का प्रोडक्ट है? 0 से 2 वीक तक का प्रोडक्ट है। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? जैसे ये तीसरे वीक में जाएगा, 3 वीक से लेके 8 वीक तक का इसी प्रोडक्ट को हम अब ओवम या जाइगोट नहीं कहेंगे। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे अब इसका नाम बदल के इसको क्या कर दिया जाता है? एम्ब्रियो। इसको किस नाम से जानते हैं अब? एम्ब्रियो। अभी यूट्रस में ही ये कहानी आपकी बाहर नहीं आई। पहले 2 वीक तक जो प्रोडक्ट बना आपका स्पर्म और ओवम से मिलकर, उस प्रोडक्ट को हमने क्या नाम दिया? जाइगोट। या इसी को एक और नाम क्या दे दिया? फर्टिलाइज ओवम कह दिया। जैसे ही ये प्रोडक्ट 2 वीक का कंप्लीट हो गया, तीसरे वीक में एंटर करते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं हम? और जैसे ही ये वीक 3 से 8 वीक तक का होता है तो इसको एम्ब्रियो कहा जाएगा। और 8 वीक से ज़्यादा होगा, 9 वीक से लेके और 40 वीक तक का प्रोडक्ट, या मैं कह दूँ टिल डिलीवरी तक का प्रोडक्ट, अब इसको हम एक और नाम बदल देते हैं और अब क्या कहा जाता है इसको? फीटस। अब हम इसको किस नाम से जानते हैं? फीटस। तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में अगर मैं बात करूं तो आपका बच्चा 3 नामों से जाना जाएगा। स्पर्म और ओवम के मिलने से जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है? जाइगोट, या इसी को फर्टिलाइज ओवम कहते हैं। कब तक कहलाएगा ये? 2 वीक तक। यानी कि 0 से लेके या डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से लेके पहले 2 सप्ताह तक आप इसे किस नाम से जानोगे? जाइगोट के नाम से जानोगे। क्लियर है क्या इतनी बात? तीसरे सप्ताह शुरू होने से लेके 8 सप्ताह तक हम इसका नाम बदल के क्या कहते हैं? और 8 सप्ताह के बाद 90 से लेके 9th सप्ताह से लेके और 40 सप्ताह तक 14th वीक तक क्या नाम से जानोगे इसको? फीटस के नाम से जानेंगे। ये तीनों कहानी कहाँ थी? यूट्रस में। ये तीनों की तीनों चीजें कहाँ हो रही थी आपकी? अब आपने कहा साहब हमारी बात आ गई, ये तो सब ओबीजी वाले की बात थी क्या? ये सब कौन देखेगा इनको? ओबीजी वाला डॉक्टर देखेगा। जैसे ही बच्चे का बर्थ होगा, जैसे ही बच्चे का बर्थ होगा, आफ्टर बर्थ अब इस बच्चे को हम फीटस भी नहीं कहेंगे। जैसे ही बच्चे का बर्थ हुआ तो बर्थ के बाद इसको कहा जाता है न्यूबॉर्न, या इसी को नियोनेट के नाम से भी आप जानते हैं। तो न्यूबॉर्न कह दीजिए या नियोनेट कह दीजिए। जैसे ही जन्म होगा, जो आपका फीटस था, अब जैसे ही वो यूट्रस से बाहर आएगा, अब इसको फीटस नहीं क्या कहेंगे? न्यूबॉर्न या नियोनेट। साहब न्यूबॉर्न या नियोनेट कब तक कहते हैं? तो आप कहेंगे साहब जन्म से लेके और 28 डेज तक कहा जाता है। जन्म से लेके और 28 डेज तक क्या कहा जाएगा इसको? न्यूबॉर्न कहा जाएगा।
28 दिन तक, बर्थ से लेके, डे ऑफ बर्थ से लेके 28 डेज तक आप इसको किस नाम से जानेंगे? न्यूबॉर्न के नाम से जानेंगे, या इसी को अपन नियोनेट के नाम से जानते हैं। 28 दिन के अंदर 4 सप्ताह होते हैं क्या? तो एक वीक में 7 डेज होते हैं क्या? तो मैं ये भी कह सकता हूं फर्स्ट 4 वीक ऑफ लाइफ। अरे आपकी जिंदगी के पहले 4 सप्ताह क्या कहलाते हो आप? न्यूबॉर्न या नियोनेट कहलाते हैं। न्यूबॉर्न या, क्लियर है क्या इतनी दोनों बातें? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बना क्या कहलाया? जाइगोट या फर्टिलाइजोम। कितने वीक तक का प्रोडक्ट? फर्टिलाइजेशन से 2 वीक तक का प्रोडक्ट। तीसरे वीक से लेके 8 वीक तक के प्रोडक्ट को हमने नाम दिया दूसरा, और 9 वीक से लेके 40 वीक तक के प्रोडक्ट को अपन ने तीसरा नाम दिया फीटस। तीनों सभी बोलेंगे बच्चे, एक बार दोबारा से सब बोलेंगे। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन से 2 वीक तक का प्रोडक्ट जाइगोट या फर्टिलाइज, 3 से लेके 8 वीक तक का प्रोडक्ट, और 9 वीक से लेके 40 वीक तक का प्रोडक्ट फीटस कहलाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? ये सब इंट्रा यूट्राइन लाइफ की बात थी। अब बात कर रहे हैं अपन एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, जन्म के तुरंत बाद इसको अपन किस नाम से जाना? यानी कि जो फीटस था वो उस फीटस को ही हम अब किस नाम से जान रहे हैं? कब तक का कहलाएगा? बर्थ से लेके 28 डेज, या पहले 4 वीक जिंदगी के क्या कहलाते हैं? न्यूबॉर्न कहलाता है। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? चलो, जो न्यूबॉर्न होते हैं या नियोनेट होता है उसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। न्यूबॉर्न या नियोनेट को भी हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में डिवाइड करते हैं। बात को समझिएगा, 2 भागों में डिवाइड करते हैं। न्यूबॉर्न है वो भी 2 टाइप का होता है। एक कहलाता है आपका अर्ली, एक आपका क्या कहलाएगा? अर्ली न्यूबॉर्न या अर्ली नियोनेट, और दूसरा कहलाता है आपका लेट नियोनेट। दूसरा क्या कहलाएगा आपका? लेट न्यूबॉर्न कह दो या लेट नियोनेट कह दो। एक होता है अर्ली नियोनेट और एक कहलाता है आपका लेट न्यूबॉर्न या लेट नियोनेट। सब जो अर्ली है वो क्या है? तो आप कहेंगे जन्म के बाद पहले 7 दिन तक का बेबी है वो अर्ली न्यूबॉर्न या अर्ली नियोनेट कहलाता है। बर्थ से लेके और फर्स्ट 7 डेज, बर्थ टू फर्स्ट 7 डेज, पहले 7 दिन तक का बेबी क्या कहलाएगा? अर्ली न्यूबॉर्न या अर्ली नियोनेट कहलाएगा। जन्म से लेके पहले 7 दिन तक का बच्चा क्या कहलाता है? अर्ली न्यूबॉर्न या अर्ली नियोनेट। क्लियर है क्या इतनी बात? चलो, दूसरा बच्चा होता है आपका 8वें दिन से लेके और 28 दिन। आपने कहा ना 28 डेज तक आप न्यूबॉर्न कहोगे, तो 8th डे से लेके और 28 डेज तक का जो बेबी होगा वो क्या कहलाएगा आपका? लेट नियोनेट कहलाएगा। उसको आप किस नाम से जानोगे? लेट नियोनेट। इतनी बात क्लियर है क्या? अर्ली किसे कहोगे? पहले 7 दिन तक का बेबी। जन्म के बाद पहले 7 दिन तक का बेबी क्या कहलाएगा? 8 दिन से 28 दिन तक का बेबी क्या कहलाएगा? लेट नियोनेट। इसको कह सकते हैं अपन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, जिंदगी का पहला सप्ताह। अरे यस और नो? आपकी जिंदगी का पहला सप्ताह क्या कहलाता है? अर्ली नियोनेट। और बचे हुए 3 सप्ताह क्या कहलाएंगे? सेकंड से लेके 4th तक लेट नियोनेट। इतनी बात सबको क्लियर है क्या? चलो, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जस्ट आपका 29 डेज के बाद में जो पीरियड शुरू होगा और 1 साल तक जो पीरियड जाता है उसको कहते हैं आप इन्फेंट। 29 डेज से स्टार्ट होता है और कब तक होता है ये? 1 ईयर तक। क्लियर है ये बात सभी को? न्यूबॉर्न आपका 28 डेज पे खत्म हो जाएगा। 28 डेज के बाद में 29 डेज के से स्टार्ट होने वाला पीरियड क्या कहलाएगा? आप इन्फेंट। इसके बाद में जो पीरियड आता है आपका, ये कहलाता है आपका 1 साल से लेके 3 साल तक का पीरियड। 1 to 3 ईयर तक का पीरियड क्या कहलाएगा? नेक्स्ट, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला पीरियड आता है आपका प्री स्कूलर, 3 से लेके 6 साल तक का। इसके बाद जो पीरियड आता है वो सबको पता है आपको, 6 से लेके 12 साल तक का। और इसके बाद में आता है आपका अडोलो, और ये होता है लगभग आपका 10 to 19 ईयर्स, 10 से लेके 19 साल तक का बच्चा, ये आपका अडोलसेंस कहलाता है। क्लियर है क्या मेरी बात इतनी? चलो, 29 दिन से लेके 1 साल, लगभग 11 महीने कह सकते हैं अपन।
अरे लगभग इस बच्चे की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग कितने महीने का ड्यूरेशन चला गया इसमें, 11 मंथ का। अरे हाँ या ना, बात को पकड़ने की कोशिश करना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस पे आते हैं पॉइंट पे। ये 11 महीने का ड्यूरेशन रहा होगा। 11 महीने तक अपन ने इस बच्चे को किस नाम से जाना, 1 से लेके 3 साल, मतलब 2 साल का डिफरेंस यहाँ पे भी रहा होगा क्या। 2 साल तक अपन ने लगातार इसको क्या कहा, 3 से लेके 6 साल मतलब कितना डिफरेंस रहा होगा, 6 से लेके 12 साल मतलब कितना डिफरेंस रहा होगा, और 10 से लेके 19 साल मतलब कितना डिफरेंस रहा होगा। इसका मतलब एक लंबा लंबा काल चला गया, लंबा लंबा ड्यूरेशन चला गया, इनके नाम नहीं बदले। लेकिन न्यूबॉर्न एक छोटा सा पीरियड था, मात्र 28 डेज का ड्यूरेशन था जन्म के बाद, उसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, अर्ली और, क्या कारण रहा होगा अर्ली और लेट में, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हमें सिर्फ 28 दिन का एक ड्यूरेशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, अर्ली और लेट। इन्फेंट को तो नहीं कहा अपन ने अर्ली इन्फेंट और लेट इन्फेंट, टोडलर को भी नहीं कहा आपने अर्ली और लेट टोडलर। तो ऐसा क्या हो गया कि एक मात्र 28 डेज का पीरियड, सिर्फ 28 दिन का पीरियड, जिसको हमें 2 भागों में तोड़ना पड़ा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा, अर्ली और लेट, क्या वजह रहा होगा। वो तो एक डिफरेंट थिंग हो गई कि चलो अर्ली में लेट वेट लॉस होता है, लेकिन अलग क्यों करना पड़ा इसको। ये तो नॉर्मली अपन कह सकते थे कि आपके बेबी के अंदर जैसे ही बर्थ होगा उसके बाद वेट लॉस होगा, न्यूबॉर्न के अंदर वेट लॉस होगा, ये भी तो कह सकते हैं। ये क्यों करना पड़ा, तो इसका जो क्लासिफिकेशन आया वो क्यों आया, उसका कारण था कोज ऑफ मोर्टेलिटी। किसकी वजह से हुआ ये, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या होती है, मृत्यु दर, मतलब बच्चे की जो डेथ हो रही है, बच्चे की क्या हो रही है, डेथ। उस डेथ का कारण क्या है, उस कारण के आधार पर अपन ने इसको 2 भागों में बांटा। ऐसा देखा गया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद बच्चे के डेथ होने के कारण पहले 7 दिन में जो सबसे ज्यादा होते हैं वो ड्यू टू प्री मैच्योरिटी होते हैं। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ अगर पूछे, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ, तो फिर आप कहेंगे कि पहले 7 दिन में अगर बच्चे की डेथ हो रही है तो उसका मुख्य कारण क्या रहा होगा, प्री मैच्योरिटी रहा होगा। जबकि 8 से लेके 28 दिन के बच्चे के अंदर अगर आपको पूछे मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ, तो फिर उसका मुख्य कारण था सेप्सिस। उसका मुख्य कारण क्या था, सेप्सिस, इन्फेक्शन है, उसकी वजह से बच्चे में डेथ ज्यादा होती है, ना कि प्री मैच्योरिटी की वजह से। तो इनको जो डिवाइड किया अर्ली और लेट न्यूनेट में, उसका कारण था डेथ का कारण, कि बच्चे में जो डेथ होती है वो किस वजह से हो रही है। अर्ली न्यूनेट में देखा गया कि बच्चे के अंदर डेथ का कारण था प्री मैच्योरिटी, यानी कि बच्चा समय से पहले डिलीवर हो रहा था। जबकि लेट न्यूनेट में जो मुख्य कारण था वो था सेप्सिस या इन्फेक्शन। इस वजह से हमें पता लग जाए कि पहले जो 7 दिन में जो बच्चा है उसको केयर देंगे तो हम सारे के सारे उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो प्री मैच्योरिटी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जबकि 8 से 28 दिन वाला बच्चा है तो मुझे सबसे ज़्यादा स्टेरिलिटी पे ध्यान देना होगा, क्योंकि इस बच्चे के अंदर इन्फेक्शन की वजह से डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोज ऑफ मोर्टेलिटी या कोज ऑफ डेथ के आधार पर अपन इसको कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में, अर्ली और लेट। बात समझ में आई क्या। तो अगर पूछे कि केवल और केवल एक 8 दिन का पीरियड था, सॉरी 28 डेज का पीरियड था, उसको भी हमें 2 भागों में बांटना पड़ा, अर्ली और लेट, उसका वजह क्या रहा, तो आप कहेंगे कोज ऑफ मोर्टेलिटी। बच्चे की डेथ है वो किस वजह से हो रही है, इस आधार पर अपन ने इसको कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। अर्ली नियोनेट, पहले 7 दिन तक का बेबी, और 7 दिन तक के बेबी में मुख्य कारण क्या था डेथ का, प्री मैच्योरिटी। डेथ का मुख्य कारण क्या था। जबकि 8 से लेके 28 दिन तक का बेबी लेट नियोनेट कहलाएगा, और लेट नियोनेट में मुख्य कारण क्या था डेथ का, सेप्सिस। अरे बोलो सारे, सेप्सिस। तो क्यों डिवाइड किया, पता लग गया आपको, ड्यू टू द कॉज ऑफ मोर्टेलिटी। इतनी बात सबको क्लियर है क्या। चलो, जो न्यूबॉर्न है उन न्यूबॉर्न को भी अगर मैं बात करूं तो आप आगे क्लासिफाई करते हैं। जो न्यूबॉर्न आपके पास जन्म लेके आता है, तो न्यूबॉर्न आपने कह दिया, न्यूबॉर्न क्या कहलाएगा भाई, किसे कहोगे न्यूबॉर्न, फटाफट से आप बताएंगे मुझे, न्यूबॉर्न किसे कहा जाता है, बर्थ टू 28 डेज। इतना तो सबको पता लग गया क्या, जन्म से लेके 28 डेज तक का बेबी क्या कहलाएगा आपका, न्यूबॉर्न। इसको भी हम 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन है वो, एक क्लासिफिकेशन आता है आपका अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट,
किसके आधार पर अपन बांटते हैं? बॉडी वेट के आधार पर। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है इसका अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज। दूसरा क्लासिफिकेशन आएगा इसका अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज। और तीसरा क्लासिफिकेशन आता है इसका अकॉर्डिंग टू इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ कर्व। किसके अकॉर्डिंग? इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ कर्व। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ कर्व। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ कर्व। ये तीन तरीके से अपन क्लासिफाई करते हैं। ये तीन तरीके से, 3 मिनट और लूंगा बस। 3 तरीके से अपन क्लासिफाई करते हैं, एक बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, एक जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग, और एक इंट्रायूटेराइन ग्रोथ कर्व के अकॉर्डिंग। तीनों में बस एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि नॉर्मल बच्चे का एट बर्थ पे वजन कितना होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप क्लासिफिकेशन कर पाते हैं इजीली। और अब सभी जानते हैं कि अगर मैं बात करूं एट बर्थ पे बच्चे का नॉर्मल वेट कितना होता है, तो आप कहेंगे नॉर्मल वजन की अगर बात की जाए तो कितना होगा? 2.9। वो तो एवरेज वेट था। नॉर्मल वेट अगर पूछा जाए तो अब आप कहेंगे रेंज में 2.5 से 4 केजी। 2.5 से 4 केजी ये नॉर्मल बर्थ वेट माना जाता है। अगर बच्चे की नॉर्मल जेस्टेशनल एज अगर आपको पूछी जाए तो नॉर्मल जेस्टेशनल एज कितनी होगी? तो आप कहेंगे 37 वीक से लेके 42 वीक्स। 37 से 42 वीक्स ये नॉर्मल जेस्टेशनल एज होती है। क्लियर है क्या बात? चलो, नॉर्मल वजन कितना है? 2.5 से ज्यादा और 4 किलो से कम, ये नॉर्मल माना जाएगा। नॉर्मल जेस्टेशनल एज क्या है? 37 वीक कम से कम होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी सकती है? 42 वीक। 37 से ज्यादा होनी चाहिए, 42 से कम होनी चाहिए। ये हमारा क्या रहता है? नॉर्मल एज होता है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा आए जो आपको कहे कि साहब बच्चा हमारा है उसका वजन 2.5 केजी से कम हो गया है, कोई ऐसा बच्चा जिसका वजन है वो इस 2.5 केजी से कम हो गया है, लेस देन 2.5 केजी अगर किसी बच्चे का वेट है, तो ऐसे बच्चे को हम कहेंगे नॉर्मल है क्या? अरे नॉर्मल है या नॉर्मल से कम हो गया है? कम हो गया है क्या? आपने कहा था नॉर्मल तो 2.5 या इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये अगर कम हो गया है तो इसका मतलब कम हो गया, तो कम के लिए क्या यूज करें अपन? तो ऐसे बच्चे को हम कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी। ऐसे बच्चे को आप किस नाम से जानोगे? लो बर्थ वेट बेबी। कम होना लो कहलाएगा, और कितने से? नॉर्मल से। नॉर्मल कितना होना चाहिए था? 2.5। क्लियर है क्या इतनी बात? अगर इस बच्चे का वजन 1.5 केजी से भी कम हो जाए तो ऐसे बच्चे को हम कहते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबी। ऐसे बच्चे को हम किस नाम से जानेंगे? वेरी लो बर्थ वेट। और अगर इस बच्चे का वजन 1 किलो से भी कम हो जाए तो फिर इसको हम कहते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। बात समझ में आ रही है क्या? ये तीनों बात याद रहेंगी क्या? अगर किसी बच्चे का वजन 2.5 केजी से कम हो तो इसको कहेंगे लो बर्थ वेट बेबी। अगर 1.5 केजी से कम हो जाए तो इसको कहेंगे वेरी लो बर्थ वेट बेबी। और अगर 1 केजी से भी कम हो जाए तो फिर इसको कहेंगे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी। ज्यादा भी तो हो सकता है। ये तो हमने सिर्फ किसकी बात की? अगर ज्यादा हो गया तो वो भी नॉर्मल कहलाएगा क्या? नहीं, नॉर्मल तो हमारा होना चाहिए 2.5 केजी से ज्यादा और 4 केजी से। तो अगर किसी बच्चे का वजन ज्यादा हो जाए, 4 केजी या इससे ज्यादा हो, तो फिर वो भी नॉर्मल नहीं होगा, और ऐसे बच्चे को हम कहते हैं मैक्रोसोमिया। ऐसे बच्चे को हम किस नाम से जानेंगे? या इसी को कहते हैं बिग बेबी। बच्चा कैसा है? बड़ा या छोटा? बड़ा है, बिग बेबी कहा जाता है। मैक्रोसोमिया या बिग बेबी कहा जाएगा। क्या इतनी बातें याद रहेंगी? तो बर्थ वेट के आधार पर आप बच्चों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा अपन ने? 4 भागों में। नॉर्मल मुझे पता है तो इजीली मैं बांट सकता हूं क्या? नॉर्मल से कम होना LBW। लो बर्थ वेट बेबी को शॉर्ट में क्या कहोगे? वेरी लो बर्थ वेट बेबी को शॉर्ट में क्या कहोगे? और
एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी को शॉर्ट में क्या कहोगे? ELBW। अरे हाँ या ना? तो अगर नॉर्मल से कम हो गया 2.5 केजी से कम हो गया तो LBW, और नॉर्मल से ज्यादा हो गया मतलब 4 केजी से ज्यादा हो गया तो मैक्रोसोमिया या बिग बेबी कहलाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है क्या? अच्छा, मुझे एक चीज बस आपको एक पहचाननी है। इस जो बर्थ वेट के आधार पर मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, मुझे बच्चे की जेस्टेशन एज देखी क्या मैंने? ये बच्चा कब डिलीवर हुआ इससे मुझे कोई मतलब? ये बच्चा 28 वीक पे डिलीवर हो रहा है तो भी मैं इसको LBW कहूंगा। एक बच्चा 38 वीक पे डिलीवर हो रहा है तो भी मैं इसे LBW ही। बात समझ रहे हैं मेरी? एक बच्चा था जिसका वजन 2.2 केजी था और बच्चे का डिलीवरी हुआ वो 28 वीक पे हुआ। क्लियर है बात? और एक बच्चा 38 वीक पे डिलीवर हुआ, उसका भी वजन 2.2 केजी है। दोनों के अंतर बात करें तो बॉडी वेट में 0% अंतर है, लेकिन जेस्टेशनल एज में 10 वीक का अंतर है। जेस्टेशनल एज में कितना अंतर है? 10 वीक्स का अंतर है। लेकिन दोनों को हम क्या कह रहे हैं? LB। इसका मतलब सिर्फ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जब मैं क्लासिफिकेशन करूंगा तो मुझे बच्चे की जेस्टेशन लेज से कोई लेना देना, केवल मैं उसका वजन देखूंगा। वजन कम है दैट मीन्स बेबी इज LBW। वजन नॉर्मल है इसका मतलब बच्चा नॉर्मल है, और वजन ज्यादा है इसका मतलब बच्चा मैक्रोसोमिया वाला है। क्लियर है क्या मेरी इतनी बात? चलो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। एक्चुअली मेरा ट्रेन है अभी, और ट्रेन का टाइम ये बंदा इसीलिए खड़ा है यहाँ पे। 9:36 पे ट्रेन है, तो इस वजह से मुझे लीव करना पड़ेगा टॉपिक को। आई होप जितनी भी बातें अपन ने करी वो समझ में आई होंगी आपको, और याद रहा होगा। नहीं भी रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, शुरू से शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया। मेरी जो नज़र है उसमें डेमो का कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि आप विद इन 1 आवर कैसे भी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि टीचर कैसा पढ़ाता है। 1 घंटे में आप नहीं पता कर सकते चाहे मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या बुरा पढ़ा रहा हूँ, इसका अंदाज़ा आप लगाना पॉसिबल नहीं है। डेमो होता है वो एक उतना ही है किताब का कवर। एक किताब को कवर से आप पहचाने कि ये किताब अच्छी है या नहीं है तो ये मूर्खता होगी। जब तक आप किताब पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको उसका पता नहीं चलेगा। तो कवर से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि बुक के अंदर जो कंटेंट है वो अच्छा है या बुरा। हाँ, फिर भी आप अपने 6 महीने 7 महीने हमें देने जा रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि एक बार टेस्ट करके देखें। अरे मिठाई की शॉप पे अपन छोटी सी मिठाई लेने जाते हैं तो कहते हैं ना थोड़ा टेस्ट करवाओ क्या है, तो आपका फर्ज बनता है। आज डे 3 है, काफ़ी बच्चे आपके रजिस्ट्रेशन करवा के वापस चले गए, और मोस्ट प्रोबेबली कल से वो ज्वाइन करेंगे। कल तो ऑफ होगा, परसों से वो ज्वाइन करेंगे जब रेगुलर क्लासेज होंगी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गाँव जाके आना चाहते हैं आफ्टर द क्लासेज कॉलेज से फ्री होने के बाद। तो मोस्ट प्रोबेबली परसों ये बैच आपका फुल मिलेगा आपको। होपफुली हमारी जर्नी बहुत शानदार रहने वाली है। अगले 6-7 महीने में अपन जो भी आपको रिलेटेड टू कंसर्न डाउट मिले, मेरा सिर्फ इतना कहना होता है कि आपके जो सीनियर लोग हैं इस कोचिंग में जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनसे आप सब्जेक्ट के बारे में पूछ के देखें, वो बेहतर बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने पूरे 6 महीने हमें पढ़ा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। मिलेंगे बहुत जल्दी। मैं पोस्टेड हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और वहाँ ड्यूटी है मेरी। सर की कल मुझे फोर्स किया गया कि सर डेमो लेने आओ, कि बच्चे डिमांड कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स को हम देखना चाहते हैं, तो इस वजह से मुझे आना पड़ा। बाकी मेरा कोई प्लान नहीं था, शेड्यूल नहीं था, सडनली बस मैं कल शाम को यहाँ पहुँचा और आज डेमो क्लास लेके अभी मेरा वापस ट्रेन है, मुझे निकलना होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन।